हेलो सपोलो, आज हमने लक्ष्य के बैच में पढ़ा फर्टिलाइजेशन के बारे में और हमने फटाफट से इसका रिवीजन करते हैं, क्विक रिवीजन। तो हमने पढ़ा कि इंसेमिनेशन होता है। इंसेमिनेशन में 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स डिपॉजिट होते हैं, बट oocyte के पास सिर्फ 200 से 300 ही पहुंच पाते हैं, बिकॉज ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस बहुत सारे स्पर्म्स की फैगोसाइटोसिस एंड फेलोपियन ट्यूब में फंस जाना, बहुत सारी चीज़ें होती है। अच्छा, कैसे डिसाइड होता है कौन सा स्पर्म oocyte को पेनिट्रेट करेगा? सबसे पहले स्पर्म्स की कैपेसिटेशन होती है, विच इज़ प्रिपेयरिंग द स्पर्म्स कि वो oocyte को पेनिट्रेट कर पाएँ। इनमें क्या क्या चेंजेस होते हैं कैपेसिटेशन में? कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोप्रोटीन्स, इन सारी चीज़ों का रिमूवल होता है फ्रॉम द हेड ऑफ द स्पर्म। एंट्री ऑफ कैल्शियम आयन फॉर द विप्लैश मूवमेंट ऑफ द टेल, ये सारे चेंजेस को कैपेसिटेशन कहते हैं। कैपेसिटेशन होने के बाद एक स्पर्म अपनी oocyte को रिकॉग्नाइज करता है विद द हेल्प ऑफ ZP3 रिसेप्टर्स, उससे बाइंड करके। जैसे वो ZP3 रिसेप्टर से बाइंड करता है, आगे होगा बेटा एक एक्रोसोमल रिएक्शन। एक्रोसोमल रिएक्शन में अगर आपने oocyte के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखा तो oocyte की एक अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसके बाहर होता है एक जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में पेरीवाइटलाइन स्पेस होती है और बाहर की तरफ ग्रैन्युलोसा सेल्स होते हैं जिसे कोरोना रेडिएटा कहते हैं, और उसके बीच बीच में हाइलुरोनिक एसिड होता है। अब एक स्पर्म जो होता है, जैसे ही ZP3 से वो रिकॉग्नाइज करता है oocyte को, तो जैसे ही बेटा वो ZP3 oocyte की रिकॉग्नाइज करता है, एक्रोसोमल रिएक्शन स्टार्ट होता है। कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स की मदद से कोरोना रेडिएटा, हाइलुरोनिडेज की मदद से हाइलुरोनिक एसिड जो ग्रैन्युलोसा सेल्स या कोरोना रेडिएटा के बीच बीच में है, और जोना लाइसेंस की मदद से जोना पेल्यूसिडा को ब्रेक करके एंट्री करने में मदद करता है। ये एक्रोसोमल रिएक्शन है। फिर मैंने आपको बताया कि एक्रोसोमल रिएक्शन तो हो गया, मैं पॉलीस्पर्मी अभी आपको बताऊंगी, रिवाइज कराऊंगी कि कैसे प्रिवेंट होती है। पर जैसे ही बेटा एक स्पर्म oocyte की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कांटेक्ट करता है, इससे पहले कि फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो, पहले सेकेंडरी oocyte जो मियोसिस 2 में अरेस्टेड थी वो अपना मियोसिस कंप्लीट करती है। एक लार्ज हैप्लॉइड ओवम बनता है और एक बेटा सेकेंड पोलर बॉडी बनती है जो पेरीवाइटलाइन स्पेस में रह जाती है। इसी ओवम के न्यूक्लियस के साथ में स्पर्म का न्यूक्लियस फ्यूज करता है तो डिप्लॉइड जाइगोट बनता है, जिसके आगे हम थर्सडे की क्लास में पढ़ेंगे। मैम, पॉलीस्पर्मी नहीं होती है, एक से ज़्यादा स्पर्म सेम oocyte को पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? एक बार ये बेटा आप अपने नोट्स को खोल के देखो, क्यों नहीं कर पाते हैं। पहले तो बेटा जैसे ही एक स्पर्म एक oocyte की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कांटेक्ट करता है, oocyte जो कि रेस्ट पर थी, अभी तक अंदर से नेगेटिवली चार्ज थी, बाहर से पॉजिटिवली चार्ज -70 मिलीवोल्ट पोटेंशियल पे थी। जैसे ही oocyte की मेम्ब्रेन को स्पर्म कांटेक्ट करता है, सबसे पहले सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुल जाते हैं, सोडियम की oocyte के अंदर एंट्री होती है और ये पोटेंशियल चेंज हो जाता है, मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाती है और ये होती है फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। ये एक टेम्प्रेरी मेथड है, रेयर चांसेस है कि कोई और एक स्पर्म इस डीपोलराइज्ड oocyte को रिकॉग्नाइज कर पाए। बट परमानेंट ब्लॉकेज के लिए कॉर्टिकल ग्रैन्यूल रिएक्शन होता है। जो सोडियम आयन अंदर आए थे फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी में, ये सोडियम आयन कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स को बोलते हैं। कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स बेटा oocyte की साइटोप्लाज्म के अंदर अंदर था। ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स को बोलते हैं तुम अपना कंटेंट एक्सोसाइटोसिस कर दो तो वो सारा कंटेंट एंजाइम्स सारा कुछ पेरीवाइटलाइन स्पेस में आता है और वो सारे एंजाइम्स ZP3 रिसेप्टर्स को क्लीव कर देते हैं, और अगर ZP3 रिसेप्टर्स चले जाएंगे और पेरीवाइटलाइन स्पेस भर जाएगा तो ओवरऑल कोई और स्पर्म इस सेम oocyte को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। दीज आर द 2 मेथड्स टू प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। इसके आगे बेटा जो क्लीवेज डिवीजन होगी, आगे डेवलपमेंट कैसे होगी, हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। गुड नाइट, पढ़ते रहो सपोलो।